ओके स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका जो हमने कल ट्यूमर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, जो कल हमने एक तरह से आपके जो ट्यूमर स्टार्ट किए हुए थे उन ट्यूमर को जो हम आपकी रिमेनिंग जो ट्यूमर रह गए थे, ठीक है, उनको हमने देखना है। ठीक है, तो हम सारे देख लेंगे। ठीक है, क्या आपने कहना है कि जो कल हम आपके एक तरह से ग्लायल सेल्स पढ़ रहे थे और ग्लायल सेल्स हमने पढ़े डिस्कस किया था कि ग्लायल सेल्स आपके क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, कल हमने जो है वो कुछ जो आपके एक तरह से ट्यूमर थे आपके ग्लायल सेल्स के वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जो बाकी रह गए थे आज जो है हम जल्दी जल्दी इनको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप सब ने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है ताकि जो है वो जल्दी जल्दी इनको जो है वो कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो आपने जो आज जो है आपके ग्लाइल सेल्स के जहाँ से आपने स्टार्टिंग लेना है वो होगा आपका एक तरह से शवानोमा। ठीक है, क्या होगा कि आपका जो ट्यूमर होगी वो कुछ इसको हमने पहले डिस्कस करना होगा, वो होगा आपका एक तरह से शवानोमा। तो शवानोमा क्या है, ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका शवानोमा। ठीक है, कि शवानोमा क्या है। देखिए, हमने इसको अपनी शवारमा नहीं पढ़ना, ठीक है, आपने शवानोमा ही पढ़ना है। ठीक है, तो कल हमने ये मतलब जो पहली क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ग्लायल सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके एक तरह से जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपके ग्लायल सेल्स हैं वो ग्लायल सेल्स कौन से हैं। ठीक है, मेरी बात आ रही है ना आप तक? तो इसमें जो है वो आपके एक तरह से जो ग्लायल सेल्स हैं वो ग्लायल सेल हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले हमारा टॉपिक था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि आपकी जो CNS है उसमें डिफरेंट किस्म के आपके ग्लायल सेल्स होते हैं। ठीक है, और उन ग्लायल सेल्स का कल हम जो है वो ट्यूमर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमने जो जिस मतलब कि ग्लायल सेल से स्टार्टिंग लेना है वो होगा आपका शवान सेल्स। क्या होंगे आपके एक तरह से शवान सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो आपके शवान सेल्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये आपके एक तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, कौन सा, जो आपका एक तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लायल सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपके के श्वान सेल्स। ऐसे ही है ना, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो हमने ग्लायल सेल्स पढ़े थे उसमें आपके कौन सा आता है, वो होता है आपका श्वान सेल्स। और मैंने आपको बताया था कि ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये श्वान सेल्स क्या करते थे, ये श्वान सेल्स ये करते थे कि जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स थी और उन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स थे उन एक्सॉन के इर्द गिर्द क्या बनाती थी, आपकी एक तरह से जो आपकी माइलिन शीट होती थी वो माइलिन शीट बनाते थे। ऐसे ही है ना, यही मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं आपको ट्रा करके दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक क्या है, एक न्यूरॉन है। और न्यूरॉन का कल हमने जो स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारी काम की चीज है वो है आपका ये जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सोन। और इस एक्सोन के इर्द गिर्द जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं और उन न्यूरॉन्स का जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एक्सोन, उस एक्सोन के इर्द गिर्द आपकी माइलिन एक प्रोटेक्टिव माइलिन शीट बनाना, वो किसका काम है, वो आपके शवान सेल्स का है। ठीक है, तो आपका शवान सेल जहां तक होगी कि शवान सेल क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से क्या होगा, आपके जो शवान सेल्स हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स हैं, उनकी जो है वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उनकी एक तरह से जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है वो होना स्टार्ट हो जाए। जब उनकी आपकी एक तरह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इनका बहुत ज्यादा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए तो उनका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक शवान सेल है, ठीक है, जब इसकी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बदले में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा शवान सेल यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जो शवान सेल्स हैं वो यहाँ पे आपके एक तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये आपके शवान से एक जगह के ऊपर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगे तो इनका एक मैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका एक मैस बन जाएगा, एक मतलब कि हजूम बन जाएगा, एक जो है वो ढेर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका एक तरह से शवानोमा कहेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को लाइक abnormal proliferation of the Schwann cells in your peripheral nervous system is called शवानोमा। क्या कहेंगे आपके एक तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, आपके एक तरह से शवानोमा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने कहना है। ठीक है, तो अब इसने क्या कहना है, आपने कहना है कि लाइक ये जो शवानोमा है क्या ये बिनाइन ट्यूमर है या आपके एक तरह से मलिग्नेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके बिनाइन होते हैं और कुछ मलिग्नेंट होते हैं, तो आपने कहना है कि बिनाइन ये क्या होते हैं, आपके एक तरह से बिनाइन ट्यूमर होते हैं। ठीक है, शवानोमा क्या होते हैं, आपने कहना है ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं किसके, आपके एक तरह से शवान सेल्स के। ठीक है, किसके, आपके जो बिना आपके शवान सेल्स होते हैं उनके एक तरह से क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं। ठीक है, ये मतलब कि आपने कहना है ये थोड़े बहुत रहम दिल होते हैं, इनकी मतलब कि एक तरह से मेटास्टाइज नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करते। ठीक है, ये आपने कहना है। फिर हम आते हैं कि लाइक ये जो आपके शवानोमा है जिनको हमने पढ़ लिया कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें, अब हम आते हैं इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका शवानोमा का जो पेशेंट
पेशेंट होगा, ठीक है, उसकी एक तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो कौन से फीचर के साथ आपके पास आएगा, ठीक है। मतलब कि हमने इसकी सारी चीजें देखी हुई हैं पहले, डायग्नोज भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसका एक तरह से ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ट्रीटमेंट भी इसका सेम होगा, लेकिन मैं लास्ट में बता दूंगा, और डायग्नोज भी आपकी बायोप्सी वगैरह होगी और आपकी एमआरआई होगी, ठीक है। तो इसमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ यूं होगी कि जो आपका श्वान सेल्स है ना, ठीक है, जब इसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी तो ये क्या करेगा, ये जनाब आपकी जो डिफरेंट नर्व्स होंगी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो डिफरेंट आपकी पेरिफेरल न्यूरॉन्स होंगी, जो पेरिफेरल नर्व्स होंगी, उनको क्या करेगा, उनको एक तरह से कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, उनको एक तरह से कंप्रेस करेगा, किनको कंप्रेस करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या होंगी, जिनको जो नर्व्स होंगी उनको क्या करेगा, उनको कंप्रेस करेगा, ठीक है। उनमें कुछ भी हो सकती है, आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व भी हो सकती है, कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व भी हो सकती है, और आपकी एक तरह से स्पाइनल नर्व्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आपने कहना है कौन सी आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व भी हो सकती हैं और आपकी एक तरह स्पाइनल नर्व्स भी हो सकती हैं। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, आपको पता है कि ये कितनी होती हैं, ये 12 इन पेयर, लाइक इसके जो 12 पेयर्स होते हैं, जो कि आपके एक तरह से 24 होती हैं, ठीक है। और जो दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स, ये आपकी 31 होती हैं, ऐसी है ना, कितनी होती है आपकी 31 होती है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है। आपने क्या कहना है कि ये आपका शवानोमा जो होगा, जब इसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होंगी, ठीक है, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं चाहे आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, उनको मतलब कि ऊपर से कंप्रेस करेगा, उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो फिर क्या करेगा, उन नर्व्स को डैमेज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से मैं यहाँ पे आपके एक न्यूरॉन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इस न्यूरॉन का आपके जो एक तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये जो आपका एक्सोन था, ठीक है, इस एक्सोन के इर्द गिर्द जो थे वो बहुत ज्यादा आपकी क्या थी, वो बहुत ज्यादा आपके शवान सेल थे, क्या थे आपकी एक तरह से शवान सेल्स थे, ठीक है। आपने गौर से सुनना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या थे, आपके एक तरह से बहुत ज्यादा शवान सेल्स थे। अब ये जो शवान सेल थे, इन्होंने क्या करना था, इन्होंने ये करना था कि इन्होंने यहाँ पर जो आपके से माइलिन शीट बनानी थी, क्या बनानी थी, आपकी माइलिन शीट बनानी थी, ठीक है, ये आपने कहना है, आपकी क्या बनानी है, आपकी माइलिन शीट बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, वो आप एक साइड से देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो, आप साइड व्यू देख रहे हो, क्या मतलब कि आप जो है वो इस एक्सोन को एक साइड से देख रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको मजीद समझाने के लिए मैं ये जो पोर्शन है इसको आपको समझाने के लिए मैं कट करता हूँ और इसको एंटीरियर व्यू से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक आप जो है एक पहले तो आप एक साइड से देख रहे थे इस पूरे न्यूरॉन को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस जनाब इसको कट करता हूँ और आपको कहता हूँ इसको अब आपने एंटीरियर व्यू से देखना है, अब आपने इसको सामने से देखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी जो आपका न्यूरॉन होगा इसको आप जो है वो सामने से देख रहे हैं, इसका एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, इसके इर्द गिर्द क्यों क्या होंगे, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरॉन का मैंने आपको एक तरह से वो लिया है, सैंपल लिया है। तो इसके इर्द गिर्द होंगे आपके एक तरह से जो आपके शवान सेल्स होंगे, क्या होंगे आपके, क्या होंगे आपके एक तरह से शवान सेल्स होंगे, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, आपके एक तरह से शवान सेल्स होंगे, ठीक है। तो आपके एक तरह से शवान सेल्स होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इन शवान सेल्स की क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाएगी, क्या होगी, आपके जो शवान सेल्स होंगे, जब इनकी एक तरह से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, जब इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये आपके जो अंदर इनके जो न्यूरॉन्स पड़े हैं उनको ऊपर से कंप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल करेंगे, उनको ऊपर से बिल्कुल कंप्रेस करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये एंटीरियर व्यू मैंने आपको दिखाया, फिर पहले आपके शवान सेल्स थे। अब ये जो आपके शवान सेल्स थे ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो न्यूरॉन्स पड़ी हुई, जो नर्व फाइबर पड़े हुए हैं, उनको क्या करेंगे, उनको एक तरह से कंप्रेस करेंगे। जब उनको कंप्रेस करेंगे तो ये मतलब कि बाद में क्या होगा, आपकी उस नर्व की क्या हो जाएगी, आपकी उस नर्व की एक तरह से इंजरी हो जाएगी, ठीक है, उस नर्व की क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। और जब नर्व की इंजरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूराइटस कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके एक तरह से न्यूराइटस कहते हैं, ठीक है। जब आपकी नर्व की या आपकी एक तरह न्यूरॉन की क्या हो जाए, आपकी इंजरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको न्यूराइटस कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहना कि जो शवानोमा होगा वो क्या करेगा, आपके पेरिफेरल नर्व्स को एक तरह से डैमेज करेगा, जब पेरिफेरल नर्व को डैमेज करेगा तो उसको हम कहते हैं न्यूराइटस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये डिफरेंट जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होंगी और स्पाइनल नर्व्स होंगी उनको डैमेज करेगा, ठीक है। तो मैं जो है वो कुछ आपकी एक तरह से मतलब कि क्रेनियल नर्व्स लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको मतलब उनके पहले आपको फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। जब उनके फंक्शन एक तरह से मतलब कि लाइक वो नर्व्स जब डैमेज हो जाएंगी तो उसकी वजह से आपको साइंस और सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल
ये जो आपका शवानोमा है, ये जो आपका शवानोमा है, अगर इसने जो आपकी क्रेनियल नर्व, ठीक है, आपकी जो एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, ठीक है, जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, और उस क्रेनियल नर्व नंबर 8 को हम क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से वेस्टिबुलर, आपकी क्या कहते हैं, आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो शवानोमा होगा, ये आपकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, ठीक है, अगर इसके इर्द गिर्द, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपके शवान सेल्स जो हैं, उनका एक तरह से उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए, उनकी मतलब कि बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाए, जब उनकी डिवीजन हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, जो आपकी एक क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, उसको क्या करेंगे, उसको डैमेज करेंगे, ठीक है। तो जब उसको डैमेज करेंगे तो मतलब कि जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 होगा, जो इसके प्रॉपर फंक्शन होंगे, अब वो क्या होगा, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपकी ये सारी जो नर्व्स होंगी, जब वो डैमेज हो जाएगी तो उसके सारे जो फंक्शन होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं कि यार जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, उसके फंक्शन क्या है। तो आपने कहना है कि ये हेल्प करती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर जो 8 है, ये हेल्प करती है किसमें, आपको हेयरिंग में, ठीक है, किसमें, आप जब आप सुना, आपको जो एक तरह से कानों से जो सुनाई दे रहा होता है, वो कौन सी नर्व की वजह से होता है, वो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 की वजह से होता है, ठीक है। फिर जो मतलब कि आपका जो आपकी बॉडी का प्रॉपर जो बैलेंस होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के एक बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करना ये किसका काम है, ये आपका क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, यानी कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का काम है, ठीक है। लाइक ये हियरिंग में हेल्प करती है और आपकी बॉडी के पूरा जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब मुझे ये बताओ कि जब आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 डैमेज हो जाएगी शवानोमा की वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या आप जो है प्रॉपर हियरिंग कर सकोगे। अब आप प्रॉपर हियरिंग नहीं कर सकोगे क्योंकि आपकी जो नर्व है वही डैमेज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको हियरिंग लॉस होगा, ठीक है, आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ये आपने कहना है। और दूसरा क्या होगा कि जब आपका लाइक ये जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 डैमेज हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी, लाइक आपकी जो पूरी बॉडी है, उसका बैलेंस अब मेंटेन नहीं होगा। जब उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि द पेशेंट विल बी अनएबल टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, ठीक है, अनएबल टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, ठीक है। जब वो चल रहा होगा तो वो मतलब कि अपनी बॉडी का जो बैलेंस होगा उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकेगा, ठीक है। मतलब कि वो एक तरह से लड़खड़ा के चल रहा होगा, क्योंकि मतलब कि इसकी जो आपकी लाइक जो आपकी होती है क्रेनियल नर्व नंबर 8 होता है, वो आपकी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस कर रहा होता है चलने के दौरान, वो सारी सिस्टम, ठीक है। तो अब वो आपकी पूरी बॉडी जो होगी उसको बैलेंस नहीं कर सकेगा, पेशेंट विल बी मतलब कि अनएबल टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, ठीक है, ये आपने कहना है। और दूसरा इसमें एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से टीनाइटस, ठीक है। क्या होता है, आपकी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं टीनाइटस। अब टीनाइटस में क्या होता है, ठीक है, जो जब भी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 डैमेज हो जाती है ना, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, उसकी वजह से आपको एक तरह से हेयरिंग लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब आपकी जो लाइक आपके जो कान होंगे ना, उसमें एक तरह से एक रिंगिंग जो होगा वो सुनाई देगी, ठीक है। लाइक एबनॉर्मल जो मतलब कि कुछ एबनॉर्मल आवाजें जो होंगी वो आपकी कानों में सुनाई देंगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिंगिंग इन एयर, ठीक है। आपने जो है वो नोट किया होगा कि जब आपको कोई जो है थप्पड़ वगैरह मारे, ठीक है, जब आपको कोई थप्पड़ वगैरह मारे तो आपके कान में जो होती है वो मतलब कि जो कुछ जो है वो सीटियां सी सुनाई देने लग जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टिनाइटस, ठीक है, क्या होगा, आपका टिनाइटस होगा, जिसको हम कहते हैं रिंगिंग इन ईयर होना, ठीक है। तो ये आपने कहना है, क्या आपने कहना है कि जब आपका शवानोमा होगा, शवानोमा जो होगा ये आपकी पेरिफेरल नर्व जो होंगी उनको कंप्रेस करेगा, उनको डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखी जिसको हम कहते हैं आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। जब आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज हो जाएगी तो इसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, और आपकी जो कान होंगे उनमें जनाब आपकी एक तरह से एबनॉर्मल जो सीटियां हैं वो सुनाई देंगी, जिसको हम कहते हैं आपका टिनाइटस कहते हैं और रिंगिंग इन एयर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसमें आता है वो कहते हैं कि जब भी आपका
लाइक जो आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, इसका जो एक तरह से ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर को क्या कहते हैं? देखिए जो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को कंसीडर करूं, इसी को एग्जांपल लूं कि ये आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, ठीक है, क्या क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, तो इसके इर्द गिर्द जो श्वान सेल जब एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये क्रेनियल नर्व नंबर जो 8 है, उसका एक तरह से क्या हो गया है, उसका ट्यूमर हो गया, उसका शवानोमा हो गया, मैं ये कह सकता हूँ ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं कि जनाब जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, जब इसका ट्यूमर हो जाए तो उस ट्यूमर को क्या कहते हैं? तो आपने कहना है वेस्टिबुलर शवानोमा। क्या कहते हैं? आपका एक तरह से वेस्टिबुलर शवानोमा, ठीक है, क्या कहते हैं? आपका एक तरह से वेस्टिबुलर शवानोमा कहते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। इसको क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर शवानोमा कहते हैं, या आपका एक तरह से अकोस्टिक न्यूरोमा भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका एक तरह से अक्यूस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अक्यूस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, एक पेशेंट आपके पास आता है, तो उसमें क्या था? उसमें जनाब आपके एक सीएनएस का ट्यूमर था। जब उसका सीएनएस का ट्यूमर था, तो हमने जनाब उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की, और जब उसकी एक तरह से हिस्ट्री ली, उसकी जो साइंस और सिम्टम कुछ यूं थी कि उसकी जनाब टिनाइटस हो रहा था, उसको हियरिंग लॉस था, और वो अपनी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर रहा था। तो बताएं आप, जब वो कौन सी नर्व का ट्यूमर हो सकता है? तो आपने कहना है कि आपका जो वेस्टिबुलर शवानोमा है या अकोस्टिक न्यूरोमा है, ये उसको हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब दोबारा मैं एक और जो है वो आपकी क्रेनियल नर्व की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि शवानोमा जो होगा, वो जब आपकी डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करेगा, तो उसके रिलेटेड आपको साइंस और सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये जो क्रेनियल नर्व है ना, अगर लाइक जो आपका शवानोमा है, अगर ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, ठीक है, जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, जिसको हम आपके एक तरह से फेशियल नर्व कहते हैं, क्या कहते हैं? आपकी जो फेशियल नर्व होगी, ठीक है, ये भी तो आपके क्रेनियल नर्व है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, ठीक है। तो जब ये उसको डैमेज करेगा, जो आपकी फेशियल नर्व को डैमेज करेगा, ठीक है, तो आपका जो फेशियल नर्व को जब डैमेज करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका लाइक फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, लाइक आपका क्या हो जाएगा? आपका फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब कि आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम आपका बेल पालसी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आपकी एक तरह से बेल पालसी भी कहते हैं, इसको हमने लास्ट पे पढ़ना है, ठीक है, आपकी पैथोलॉजी में आएगा। सिंपल आप सिर्फ ये याद रखो कि जब आपका शवानोमा क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी कि फेशियल नर्व को डैमेज करेगा, जब उसको डैमेज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपकी फेशियल नर्व की एक तरह से इंजरी हो जाएगी, और आपकी फेशियल जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, और जब आपके फेशियल मसल वीक हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपकी फेशियल पैरालिसिस या बेल पैल्सी भी कहते हैं। उसको हम कहते हैं कि मुंह का फालज हो जाना। क्या हो जाना? आपके एक तरह से फालज हो जाना, ठीक है। आपने सुना होगा कि लोगों को क्या हो जाता है? फालज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है। तो जब फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं मुंह का फालज हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं कि यार अगर लाइक आपकी जो लाइक अगर ये फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से आपको कौन कौन से लाइक मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो आपने लाजमी और लाजमी याद रखनी है, ठीक है, एक तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। मैंने जब आपको टंग की डेवलपमेंट करवा रहा था, मैंने आपको जो टंग की डेवलपमेंट करवाई थी, तो मैंने कहा था कि जो फेशियल नर्व नंबर 7 होती है, ठीक है, जो फेशियल सॉरी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, ये क्या करती है, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। जो आपकी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, जो फेशियल नर्व होती है, ये क्या करती है? जो आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, ठीक है, क्या है? जो आपकी एक तरह से एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उसकी जो आपकी स्पेशल सेंसेशन होती है, यानी कि जो टेस्ट सेंसेशन होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है। ऐसा ही है ना? जो टंग की डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी कि फेशियल नर्व जो होती है वो आपकी एंटीरियर 2/3 जो टंग होती है, उसकी सेंसेशन लाइक स्पेशल सेंसेशन लाइक टेस्ट सेंसेशन को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, जब आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या होगा कि डिक्रीज्ड टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज्ड टेस्ट सेंसेशन ऑफ एंटीरियर एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ठीक है। तो आपकी जब क्रेनियल नर्व नंबर 7 डैमेज हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि एंटीरियर 2/3 की जो आपकी एक तरह से टेस्ट की सेंसेशन होगी, वो क्या होगी? वो आपकी एक तरह से कम हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप जब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7 डैमेज हो जाएगी, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, तो आपका लाइक
ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना, जब हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे और इसकी रिलेटेड पैथोलॉजी लाइक लेयन वगैरह डिस्कस करेंगे, उसमें दोबारा आएगा। तो आपने कहना जब फेशियल नर्व को वो डैमेज करेगा, उसको कंप्रेस करेगा ऊपर से, ठीक है, शवानोमा, तो आपकी फेशियल नर्व जो होगी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेशियल पैरालिसिस हो जाना, ठीक है, बेल पाल्सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जनाब आपका क्या होगा कि जो मतलब एक तो ये इसमें कंडीशन हो जाएगी, दूसरा ये जो आपकी फेशियल नर्व होती है एंटीरियर 2/3 जो टंग होती है, उसको टेस्ट सेंसेशन को कंट्रोल कर रही होती है। तो आपका जो पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें जो मतलब कि जो टेस्ट की सेंसेशन उसमें नहीं आएगी, चाहे वो कड़वा है चाहे वो मीठा है, किस तरह भी उसका टेस्ट है, तो वो उसको फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो इसमें मतलब कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि लाइक जब ये जो ट्यूमर होता है, ठीक है, इस ट्यूमर की जनाब एसोसिएशन किसके साथ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाइक ये जो आपका ट्यूमर होता है जिसका हम शवानोमा कहते हैं, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, लाइक ये आपका कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है, लाइक किसके साथ हम इसको देखते हैं। तो आपने कहना कि जो आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 होती है, ठीक है। क्या होता है, टाइप 2 होती है। आपको याद हो ना हो, हमने जनाब आपकी बायो कैम में पढ़ा था, बायो कैम में जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट में जनाब जब जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव क्या होता है, ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था। फिर जब मैं उसकी एग्जांपल आपको करवा रहा था, लाइक मैंने आपको पूरा टेबल करवाया था, डिटेल से पढ़ाया था, तो मैंने आपको जनाब वहां पे निमोनिक्स वगैरह लिखवाए थे। और मैंने जनाब वहां पे जनाब कुछ आपकी जो डिजीज थी ना, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, लेकिन एक दो डिजीज थी वो मैंने आपको स्किप करवाई थी। मतलब कि उसमें जो स्किप करवाई थी वो मैंने आपको कहा था कि हमने डिफरेंट सिस्टम में वो पढ़नी है। तो उनमें जनाब एक जो मैंने आपको स्किप करवाई थी वो थी आपकी ये वाली डिजीज, आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। कौन सी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 थी। और मैंने आपको कहा था कि आपने लाजमी इनको याद करना है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में है, ऑटोसोमल रिसेसिव में, किस चीज में है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको लाजमी कहा था कि इसमें एमसीक्यूज आता है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है कि जो आपका शवानोमा होता है उसकी एसोसिएशन किसके साथ है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ है, ठीक है। और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में होता क्या है, इसमें क्या सीन होता है, आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, लाइक अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, इसमें क्रोमोसोम का मसला होगा, उसके जीन का मसला होगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है। फॉर एग्जाम्पल इसी बात को समझाने के लिए मैं करता हूँ एक ये क्रोमोसोम बनाता हूँ, क्या करता हूँ, एक क्रोमोसोम बनाता हूँ। और इस क्रोमोसोम को मैं नाम दे देता हूँ आपका क्रोमोसोम नंबर 22। क्या, और ये वाकई ही इसका नाम है, आपने लाजमी याद रखना है। क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, और उस क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर एक जीन होता है, क्या होता है, आपका जीन होता है। और उस जीन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका NF2 जीन, ठीक है। कौन सा होता है आपका, एक तरह से NF2 जीन होता है, ठीक है। ये जो NF2 जीन होता है ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरह से ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। क्या होता है आपका, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। जिस तरह हमने वो सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि वहां पर जो आपका एक तरह से P53 और P21 का कॉन्सेप्ट आया था, सेम इसी तरह जो आपका क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, उसके ऊपर एक लाइक जीन होता है, उस जीन को हम कहते हैं NF2 जीन, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 जीन होता है। अब ये जो जीन होता है इसका काम क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। इसने क्या करना होता है, इसने जनाब आपके सेल साइकिल के अंदर जो आपके सेल की प्रॉपर डिवीजन हो रही होती है उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना होता है। ये देखता है कि यार आया कि ये जो सेल है ये ज्यादा तो नहीं मतलब कि डिवाइड हो रहा, जब वो ज्यादा डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है ताकि वो ज्यादा डिवाइड ना हो। क्योंकि जब आपका सेल ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, तो वो जब उसकी ज्यादा डिवीजन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको ट्यूमर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ट्यूमर हो जाएंगे। तो ये NF2 क्या करवाता है, ये आपके सेल के ऊपर एक कंट्रोल रखता है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा ग्रो ना हो। जब वो ज्यादा ग्रो होने लगी, उसकी ओवर ग्रोथ होने लगी, उसकी ओवर प्रोलिफरेशन होने लगी, तो उसको सप्रेस कर देता है कि कहीं फ्यूचर में जाके वो आपका ट्यूमर ना बना दे, ठीक है। तो ये इसमें होता है, ठीक है, लाइक आपका NF2 जीन होता है, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, वो आपके कंट्रोल कर होता है सेल साइकिल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जो आपका आपका लाइक है
क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसके ऊपर जो आपका ये NF2 जीन है, इसकी क्या वजह, इसकी म्यूटेशन हो जाए। अब म्यूटेशन क्या है, मैंने आपको बायोकेम में डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। जब इसकी म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन में मैंने आपको बताया था, एक होती है फंक्शनल म्यूटेशन होती है, और एक होती है नॉन फंक्शनल म्यूटेशन, ठीक है। नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है, यही मैंने आपको बताया था ना, कि आपकी फंक्शनल म्यूटेशन भी होती है और नॉन फंक्शनल म्यूटेशन भी होती है। फंक्शनल म्यूटेशन में ये होता है कि जब आपके एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसका काम इंक्रीज हो जाए, उसका काम ज्यादा हो जाए। नॉन फंक्शनल में ये होता है कि जब आपकी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो उसका काम जो है वो सप्रेस हो जाए, वो मतलब कि प्रॉपर काम ना कर सके, ठीक है जी, उसमें सारा सीन होता है। अब क्या होता है कि जो आपका NF2 है, इसमें क्या होती है, इसमें जनाब आपका नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है। जब इसमें नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है तो आपका ये NF2 जीन सही तरह काम नहीं करता। जब सही तरह काम नहीं कर सकेगा तो अब इसका मतलब ये आपके ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर सकेगा, आप आपके सेल जो होंगे उनको प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर सकेगा, उनकी ग्रोथ को मतलब कि नहीं देख सकेगा कि वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, कम ग्रो कर रहा है, ये सारी कंडीशन। तो इसका जो ट्यूमर सप्रेसर वाला कॉन्सेप्ट है वो अब खत्म हो जाएगा। अब जो आपका जो सेल है वो मुंह उठा के जनाब ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। जब वो ग्रो करता रहेगा तो आपका एक तरह से क्या बन जाएगा, आपका एक तरह से ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इसमें आपकी सिस्टेमिक ट्यूमर होते हैं, आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं, आपके एक तरह से ट्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर सप्रेसर जो जीन था उसमें म्यूटेशन हो गई है, वो खराब हो गया, वो सही तरह काम नहीं कर रहा। तो अब आपके सेल जो होंगे वो ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, और उनका ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जनाब आपके बहुत सारे जब आपका NF2 जीन की म्यूटेशन हो जाती है तो इसको हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब कि हम कैंसर पढ़ेंगे। उनमें से एक कैंसर कौन सा है, उसमें से एक कैंसर जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है आपका शवानोमा है। कौन सा है, आपका शवानोमा है, ठीक है। और हम आगे भी पढ़ेंगे जो आपका मिनेंजियोमा है, ठीक है। कौन सा, आपका मिनेंजियोमा भी इसी में आता है, और आपका एपिंडाइमोमा जो हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। इनकी वजह से इनके जो आपके आपके मिनेंजीज का कैंसर हो जाएगा, आपके शवान सेल का कैंसर हो जाएगा, वो ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे, आपके एपिडाइमल सेल ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनके अब उनका जो होगा वो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ है कि इसकी एसोसिएशन जो होती है वो आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ होती है, जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। और उसमें NF2 जीन की म्यूटेशन हो जाती है जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और अब ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो चुकी है। तो अब आपके सेल जो होंगे वो मुंह उठा के ग्रो करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो उनका डिफरेंट जो होंगे कैंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन के कौन सा सेल जो होगा वो प्रोलिफरेट कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो एक एसोसिएशन हमने पढ़ी कि शवानोमा, बाकी मिनेंजियोमा और एपिंडाइमोमा जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब ये इसकी म्यूटेशन होती है ना, आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका बाइलेटरल ट्यूमर हम देखते हैं। क्या हम देखते हैं, आपके एक से बाइलेटरल ट्यूमर, ठीक है। बाइलेटरल ट्यूमर्स का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती है, 12 इन पेयर होती हैं, यानी कि वो मतलब कि जोड़ों में होती हैं, ठीक है। उसके क्या होते हैं, जो पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। क्यों होते हैं भाई, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपकी आपकी क्या, ये आपकी आई है, ठीक है। आपकी कितनी आंखें होती हैं, दो आंखें होती हैं, ऐसी है ना। आपके कितने दो कान होते हैं, ऐसी है ना, आपके दो कान होते हैं, ठीक है। और आपका जो फेस होता है, एक फेस का एक हाफ होता है और दूसरा मतलब कि एक राइट हाफ होता है, एक लेफ्ट हाफ होता है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक फर्ज में ऑप्टिक नर्व, हमने पढ़ना है आगे जाके, आपने परेशान नहीं होना। ऑप्टिक नर्व जो है, जो आपकी आई को कंट्रोल करती है, जो विजन को कंट्रोल करती है, वो एक ऑप्टिक नर्व आपकी राइट आई के लिए होगी, एक जो ऑप्टिक नर्व होगी वो आपकी लेफ्ट आई के लिए होगी। इस तरह जो आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है वो आपकी एक कान के लिए भी होगी और एक जो होगी वो दूसरे कान के लिए भी होगी। अब जो आपकी फेशियल नर्व है वो भी आपकी दो होगी, एक जो होगी वो आपकी लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस को कंट्रोल कर रही होगी, और एक आपका जो है वो राइट हाफ ऑफ द फेस को कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, इनके पेयर होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी, इसको मतलब कि सिमेट्रिकल बनाया है, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि अगर आप जो है एनाटॉमी, अगर एक हाफ ऑफ द बॉडी को याद कर लो तो दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आपको वैसे ही याद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो पेयर में सारी चीजें होती है, सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब आपका जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, अगर उसके एक अगर ये लेफ्ट आपका ईयर है, ठीक है, एक ये आपका लेफ्ट कान है, ठीक है, उसकी तरफ जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व आ रही है, अगर उसके इर्द की जो शमान सेल है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाए,
तो मतलब ये एक ही आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को मतलब कि इन्वॉल्व करेगा। जब एक ही वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो हम इसको कहते हैं यूनिलेटरल, क्या कहेंगे, यूनिलेटरल आपका होगा लाइक शवानोमा होगा, यानी कि यूनिलेटरल अकोस्टिक न्यूरोमा होगा। अक्यूस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर शवानोमा क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर ये मतलब क्या करे, अगर ये आपकी दोनों साइड पे जो आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व उनको इन्वॉल्व कर ले तो उसको हम कहते हैं बाईलेटरल, ठीक है। लाइक दोनों साइडों की जो आपकी होंगी लाइक जो नर्व उनको इन्वॉल्व करे तो उसको हम कहते हैं बाईलेटरल। अगर एक साइड को करे इन्वॉल्व करे तो उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से यूनिलेटरल, ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्योंकि अब आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन खत्म हो चुका है, वो बार बार प्रोलिफरेट कर रहे हैं आपके सेल, ठीक है। अब वो मतलब कि आपके किसी सेल की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रहेगी, मतलब किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं रहेगी कि यार तुमने मतलब कि डिवाइड नहीं होना और तुमने डिवाइड होना है, क्योंकि अब उनका सरबराह जो है, जो उनको कंट्रोल कर रहा था, उनको जो हेड था वो तो खत्म हो चुका है। तो अब वो क्या करेंगे, वो सारे जो सेल होंगे जब उनको मौका मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी की जो क्या होगा, बाईलेटरल होगा, ठीक है। दोनों साइडों पे जनाब आपको क्या हो जाएंगे, ट्यूमर हो जाएंगे, ठीक है जी। आपने इसमें देखना है। अब हम आते हैं कि यार ये जो आपका शवानोमा है, ठीक है, इसकी मतलब कि हम जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो हमें क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। लाइक हमने क्या करना है इनकी अब लाइक इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना है, पहले तो एमआरआई करवाना है, ठीक है। हमने एमआरआई करवाना है और देखना है कि यार ये जो ट्यूमर है ये कहाँ पे है, लाइक ये मतलब कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या ये मेटास्टाइज कर चुका है, या आपकी जो लाइक जो आपकी ब्रेन है, ब्रेन के कहाँ पे है, ठीक है। तो आपकी ब्रेन में तो नहीं होगा, ठीक है। लाइक जो आपकी लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उनमें होगा, ठीक है। तो मतलब कि लोकेशन पे होगा, आपको मतलब कि एमआरआई करवा के हमें पता चलेगा कि इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पहले तो आपने एमआरआई करवाना है। दूसरा, जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो आपका ट्यूमर है ये आपकी एक तरह से जो आपके कान की लाइक जो आपकी ईयर है, जो आपके कान उनके पास है, तो इसका मतलब ये होगा आपकी वेस्टिबुलर नर्व को, आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम उसका एमआरआई करेंगे। अगर वो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है, फेशियल नर्व की साइन जो सिम्टम आ रही है, तो हम उसका जनाब आपका एमआरआई करेंगे, ठीक है। अगर वो आपकी, अगर हम जो है वो स्पाइनल नर्व की बात करें, स्पाइनल नर्व मतलब कि फर्ज में टिबियल नर्व की बात करता हूँ, आपको पता है लोअर लिम्ब जो होता है उसकी नर्व होती है जिसको हम कहते हैं टिबियल नर्व। जो आपकी लाइक अगर आपका जो पाँव होगा, लाइक आपकी सॉरी जो आपकी टांगी होगी, अगर उनका मतलब कि पीछे से मतलब एक तरह से उनके जो मतलब कि उनकी जो नर्व होती है जिसको हम टिबियल नर्व कहते हैं, उनके इर्द गिर्द श्वान से ज्यादा ग्रो करेंगे और टिबियल नर्व की लाइक शवानोमा हो जाएगा। तो वहां पे जो उसकी टांग होगी वो पीछे से मतलब फूली हुई होगी, वो पीछे स्वेल कर रही होगी, तो हम उसका एमआरआई करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये कोई ट्यूमर है। अब ट्यूमर को देखने के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे, हम उसको बायोप्सी लेंगे। क्या करेंगे, हम उस लाइक जो आपका सेल है जो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे हैं उसको क्या लेंगे, एक बायोप्सी लेंगे, ठीक है। जब हम बायोप्सी लेंगे तो ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, जो हमें लैब रिपोर्ट के ऊपर क्या मिलेगा, वो कहेगा यार इसके ऊपर हमें जो है ना वो S100 जो सेल है वो पॉजिटिव मिले हैं, ठीक है। क्या है, हमें बायोप्सी के ऊपर जो S100 सेल्स हैं वो क्या है, वो हमें पॉजिटिव मिले हैं। और जब आपको S100 सेल पॉजिटिव मिल जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब आपको शवानोमा हो चुका है और आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो कुछ दिखा देता हूँ, लाइक इसके जो सारे लाइक ये जो आपका कंडीशन है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का ये वाला केस है, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी लाइक आपकी पूरी सिस्टेमिक जो होंगी चीजें उनके ऊपर आपका क्या बन जाएगा, आपका एक तरह से जो आपके ट्यूमर्स वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस तरह आपका क्या होगा, आपका लाइक ये जो आपको मैंने अभी बता रहा हूँ इसमें क्या है कि जो आपकी टीबियल नर्व है, ठीक है, क्या है कि जो आपकी एक तरह से जो टीबियल नर्व है उस टीबियल नर्व के इर्द गिर्द क्या हो गया है, जो आपकी टीबियल नर्व जा रही है, ठीक है, जो एक आपकी स्पाइनल नर्व है उसका एक तरह से शवानोमा हो चुका है और ये आपको उसको एक तरह से मिल रही है, लाइक ये जो आपका क्या है, आपकी टीबियल नर्व का शवानोमा है, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है वो कैंसर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी आपकी शवानोमा की। आई होप सो कि आप सब लोगों को जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से मुझे बता दें। बड़ा हॉल, बिनाइन मतलब कि ये बिनाइन का ये नहीं मतलब होता कि इतना बड़ा हो गया, बिनाइन का मतलब ये होता है कि मेटास्टाइज इसने नहीं किया, ये एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टाइज नहीं किया, लाइक ये आपका जो है वो स्प्रेड नहीं हुआ, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर है, उसी जगह के ऊपर है, तो इस वजह से इसको हम बिनाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखना है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि शवानोमा के लाइक इसके जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता है कि ट्रीटमेंट हम जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। बाइलेटरल और रिपीट कर दी यार, मतलब बाइलेटरल में क्या होगा कि आपकी दोनों साइडों पे जो होंगे वो ट्यूमर होंगे, ठीक है। लाइक अगर वो एक नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें यूनिलेटरल होगा, अगर दोनों नर्व को इन्वॉल्व करे तो वो बाइलेटरल होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, आपने दोबारा से देख लेना, ठीक है। अगर मतलब कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है।
तो ये आपने कहना कि बाइलेटरल जो होता है वो दोनों साइडों पे होगा और यूनिलैटरल एक साइड पे होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जो आपका ट्यूमर होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से एपिंडाइमोमा। क्या होगा आपका एक तरह से एपिंडाइमोमा। कि एपिंडाइमोमा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है आपका एपिंडाइमोमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ये एपिंडाइमोमा है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका एपिंडाइमोमा, लाइक जो एपिंडाइमल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जिन लोगों की लाइक कंफ्यूजन है ना, जो क्या रिपीट कर दें ये कर दें, वो लास्ट में मुझे बता दें, ठीक है, वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मतलब कि अभी जो है वो टाइम काफी एक ही ट्यूमर के ऊपर जाया हो जाएगा। तो आपने क्या, आई होप सो कि मतलब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर फिर भी जो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपने मुझे लास्ट पे बता देना है। अच्छा, जो एपिंडाइमोमा है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपके एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं कि जो आपके से एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। और एपिंडाइमल सेल्स आपको पता है क्या है, ये आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या है, आपके ग्लाइल सेल्स हैं, ठीक है। और जब आपका जो आपके एक तरह से क्या होगे, आपकी जो एपिंडाइमल सेल्स हैं, अगर वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर जाएं, वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर जाएं और बार बार प्रोलिफरेट करने की वजह से उनका एक तरह से मैस बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका एक तरह से एपिंडाइमोमा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे आपने कहना है, इसको हम कहते हैं एपिंडाइमोमा। मतलब कि आपने क्या कहना है कि ये आपका मलिग्नेंट है। अब ये आपका क्या है, मलिग्नेंट है। और दूसरा केशवानोमा क्या था आपका, बिनाइन था, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपका मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिंडाइमल सेल्स, ठीक है। जो आपके एपिंडाइमल सेल्स हैं, अगर उनका क्या हो जाए, उनका एक मलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए और जो फैल जाए, लाइक वो मेटास्टाइज कर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एपिंडाइमोमा कहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब कि आपका सारी कंडीशन होती है। और ये मतलब कि हमें किस में मिलता है, ये ज्यादा हमें जो आपके चिल्ड्रन होते हैं उनको उनमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपने कहना है। अब आपको पता है कि जो आपके एपिंडाइमल सेल्स थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हमने आगे पढ़ना भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, क्या है, ये आपके जो है वो टू लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। हमने पढ़ा था कि टू जो मतलब जो लेटरल वेंट्रिकल्स वो टू इन नंबर होते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके एक तरह से होल होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखें क्या होता है। इसके साथ जो होता है ना, इसका आपके एक तरह से क्या होता है, आपका थर्ड वेंट्रिकल पड़ा होता है। क्या होता है, आपकी थर्ड वेंट्रिकल्स पड़ी होती है, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद क्या होता है कि आपका लाइक ये आपका फोर ब्रेन था ना, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। और मिड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी वेंट्रिकल नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है, एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं आपकी सेरिब्रल एक्वीडक्ट होती है, ठीक है। और आपका लाइक जो आपका मतलब कि जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन में क्या होती है, उस हाइंड ब्रेन में आपका एक और ना वेंट्रिकल्स पड़ा होता है, ठीक है। उस वेंट्रिकल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं, आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। लाइक जो पहले तीन वेंट्रिकल्स थे, जिनमें टू लेटरल वेंट्रिकल्स थे और एक थर्ड वेंट्रिकल्स था, जो पहले तीन वेंट्रिकल्स थे वो आपके फोर ब्रेन में थे। मिड ब्रेन में आपका कोई भी आपका लाइक मीजनसेफलोन में कोई भी वेंट्रिकल नहीं होता, उसमें सेरिब्रल एक्वीडक्ट होती है। क्या होती है आपकी एक तरह से, सेरिब्रल एक्वीडक्ट होती है, ठीक है। और एक्वीडक्ट ऑफ साल्वियस भी कहते हैं। फिर वो क्या करती है, वो जनाब मतलब कि ड्रेन करती है आपकी सीएसएफ को फोर्थ वेंट्रिकल में, जो आप कहाँ पे पड़ा होता है, जो आपके हाइंड ब्रेन में पड़ा होता है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। आपका क्या होता है कि लाइक ये जो एपिंडाइम, लाइक हमने पढ़ा था ना कि एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, एक तो क्या करते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, इधर होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, हमने कहा था कि आपके सीलिएटेड, आपके क्या होते हैं, सिंपल सीलिएटेड कोलोमुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सीलिएटेड कोलोमुलर सेल्स होते हैं। और एक ये आपके एक तरह से लेटरल वेंट्रिकल्स को लाइक करते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जनाब आपकी क्या होती है, आपके कुछ कैपिलरीज पड़ी होती हैं, ठीक है। जब इनके अंदर कुछ कैपिलरीज पड़ी होती हैं और बाहर आपके एपिंडाइमल सेल्स पड़े होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपका कोरोइड प्लेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कोरोइड प्लेक्सिस कहते हैं। जब इन आपके एपिंडाइमल सेल्स और आपकी कैपिलरीज, जिनका कॉम्बिनेशन क्या है, क्रोइड प्लेक्सी, इनसे आपका सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है। क्या होती है, आपके सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। जब आपकी सीएसएफ की प्रोडक्शन हो जाती है, तो सीएसएफ क्या करता है, इन लेटरल वेंट्रिकल्स को छोड़ के इस मतलब कि होल से गुजरते हुए हम आगे पढ़ेंगे, लाइक इसको फोरामेन मनरो वगैरह कहते हैं। क्योंकि मैं आपको अभी जो है वो इस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब सिर्फ जो है वो आपके ट्यूमर के ऊपर हम जो है वो मेनली फोकस करेंगे। तो जब आपके लेटरल वेंट्रिकल्स से बन जाएगा, तो वो इस होल को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, आपके थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जब वो थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो यहाँ से निकलेगा और आपकी सेरिब्रल एक्विडक्ट से गुजरते हुए आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। और हमने कहा था कि जो आपका लाइक एपिडाइमल सेल्स होते हैं, वो आपके सिंपल सिलिएटेड क्लोमुलर सेल्स होते हैं, वो आपके ब्रेन में भी होते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं। किस में होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं और आपके ब्रेन में भी होते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, या जो मैं जो आपके इतना ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपके वेंट्रिकल्स बना रहा हूँ, ये तो भी आपके ब्रेन के पार्ट है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी आपकी क्या होंगे, आपके सिंपल सिलिएटेड कोलुमिनर सेल्स होंगे। लाइक आपके क्या होंगे कि आपके इस तरह के जो आपके एपिडाइमल सेल्स हैं वो भी होंगे, ठीक है। जो आपके एपिडाइमल सेल्स हैं वो इस तरह होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर आपके सीएसएफ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इस सीएसएफ जो होगा इस फोर्थ वेंट्रिकल्स को मतलब कि छोड़ जाएगा। और इसमें फिर क्या होगा कि इसके नीचे क्या होगा, लाइक आपके जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, लाइक आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होगा इसके दरमियान एक फोरामेन मैग्नम होता है। इसको आपने सिर्फ मतलब कि याद नहीं करना, अगर आप याद कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी याद हो रहा, लेकिन ये जो आपके होल है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमने पढ़ना है, ठीक। बताना चाह रहा हूँ, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। तो आपका जो आपका सीएसएफ होगा जब वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल से निकल के वो आपके कहाँ जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारी इसकी होती है कंडीशन। अब मैंने कहा कि जो आपके एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, वो एपिंडाइमल सेल जो होते हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के भी अंदर होते हैं, ठीक है। जो इस तरह मतलब कि एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो सिंपल सिलेटेड कोलोमनर सेल होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करते हैं, लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इनका यहाँ पे क्या काम होता है। इनका काम ये होता है कि ये आपकी सीएसएफ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपके वेन्स के अंदर फेंक देते हैं, और वेन्स के थ्रू आपके यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो आपके लाइक एपिंडाइमस, ये सारी इसकी कंडीशन होती है कि सीएसएफ कैसे फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एपिंडाइमल सेल्स का क्या हो जाए, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाए, जो आपके एपिंडाइमल सेल्स हैं वो आपके एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दें, जब वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपके सेल हैं, लाइक जो आपके सिंपल स्लिटेड कोलोमनर सेल्स हैं, जो है वो आपके एक तरह से वेंट्रिकल्स को लाइक कर रहे हैं या आपके स्पाइनल कॉर्ड को लाइक कर रहे हैं, उनकी क्या हो जाएगी, उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी। वो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उनका लाइक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी तो वो आपके इन स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेंगे, लाइक इनका जो वॉल्यूम होगा वो कम कर देंगे। अब याद रखें कि जो आपका एपिंडाइमोमा होता है, एपिंडाइमोमा आपके एपिंडाइमल सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, और ये मेनली आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में होती है। किस में होती है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में होती है, ज्यादातर ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में होती है। यानी कि क्या मतलब, जो आपके एपिंडाइमल सेल जो आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में होंगी, वो फोर्थ वेंट्रिकल्स में जो आपके एपिंडाइमल सेल्स होंगे वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे। जब वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे तो अब वो इस तरह मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, एबनॉर्मली डिवाइड करेंगे, उनकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। जब उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो आप मुझे ये बताएं, क्या जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स है, जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, इसका जो साइज है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब इसका जो साइज है, या इसका अंदर जो खाली स्पेस थी, जो इसका ल्यूमन था जिसको हम कहते हैं, वो अब कम हो रहा है। इसका साइज जो है, या आप कह लें कि इसके अंदर जो खाली स्पेस जिसको हम ल्यूमन भी कहते हैं, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। जब वो कम हो रही है तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट से जो सीएसएफ आ रहा है वो अब आपके फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आ सकेगा, क्योंकि अब उसकी स्पेस जो है वो कम हो रही है, उसका ट्यूमर जो उसको कंप्रेस कर रहा है। तो अब जो आपका लाइक्सियस है वो पीछे की तरफ जब वो वापस जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आगे तो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जो वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, तो मैंने आपको बताया था कि अकोमुलेशन ऑफ द सीएसएफ, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ब्रेन के अंदर सीएसएफ अकोमुलेट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोसेफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोसेफिलस कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि शवानोम आप सॉरी जो आपका एपिंडाइमोमा होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर, इसमें जो जनाब आपके जो सेल्स होते हैं एपिंडाइमल सेल, वो प्रोलिफरेट करते हैं, एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। किस वजह से ग्रो करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आपने समझा कि ग्रो कर रहे हैं, फोर्थ वेंट्रिकल का साइज कम हो रहा है, उसका ल्यूमन कम हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके सेरिब्रल एक्वीडक्ट से जो सीएसएफ है वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो वो पीछे की तरफ दोबारा जनाब उसका जनाब एक तरह रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो वापस जाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब पीछे तो आपका सीएसएफ सही प्रोड्यूस हो रहा है, पीछे से तो आपका क्लोरोप्लेक्सिस तो ठीक है, वो तो सही सीएसएफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका सीएसएफ पीछे ज्यादा प्रोड्यूस होगा और आगे तो जा नहीं रहा, तो आपका सारा का सारा जो सीएसएफ वो थर्ड वेंट्रिकल में अकोमुलेट हो जाएगा, वो सेरिब्रल एक्विडक्ट में अकोमुलेट हो जाएगा, वो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर अकोमुलेट हो जाएगा। और अकोमुलेशन ऑफ द सीएसएफ इंजर ब्रेन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफलस, ठीक है। तो जब ऐसा हाइड्रोसेफलस होगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो हाइड्रोसेफलस होगा वो आपके लाइक जो स्कल की बोन्स होंगी, जो स्कल बोन होंगी, ठीक है, जो क्रेनियल बोन्स होंगी, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। उनके ऊपर जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसको हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इनमें आईसीपी क्या होगा, रेज होगा। क्या होगा, आईसीपी जो होगा वो रेज होगा, ठीक है जी, आपने कहना है।
और अगर हम मतलब कि थोड़ा स्पेसिफाई करें तो आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि कम्युनिकेटिंग किसको कहते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग किसको कहते हैं। क्योंकि ये जो होगा लाइक ये अब जो है वो आपका फाइनल कॉर्ड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो आगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सीएसएफ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आएगा। तो आपने क्या इसमें क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस होता है, हाइड्रोसेफलस होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि यार ये जो आपका लाइक हमने एपिंडाइमोमा पढ़ा है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, लाइक मतलब ये क्यों हो रहा होता है, इसकी मतलब कि वजह क्या है, क्या क्या वजह हो सकती है। तो आपने कहना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी लाइक शवानोमा की भी एसोसिएशन किसके साथ होती थी, आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ, इसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ होती थी। तो आपका एपिंडाइमल जो एपिंडाइमोमा है, इसकी भी एसोसिएशन किसके साथ है, आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ है। जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 की समझ आ चुकी है, तो उसको अब ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो आपका जब आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होगा, इसके साथ जब इसकी एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसमें भी आपके एपिडाइमल सेल जो है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसमें सारी कंडीशन देखनी है। अब इसमें जनाब हमने जनाब इसका सारा कंडीशन भी देख ली कि ये किस तरह का ट्यूमर होता है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये बच्चों में होता है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हेड एक, सीजर वगैरह, ये सारी कंडीशन आप लिख सकते हो, कॉमन सेंस की बात है यार। मतलब इसमें सीजर भी आ सकते हैं, हेड एक भी हो सकता है, ये सारी कंडीशन आपने लिख लेनी है। अब हम आते हैं यार इसकी इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमें क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें मतलब क्या क्या चीजें मिलेंगी इन्वेस्टिगेशन के, वही हम जो एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि कैंसर किस जगह के ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, डेफिनेट डायग्नोज, जो प्रॉपर डायग्नोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी, वो हम तो बायोप्सी करवाएंगे, ठीक है। बायोप्सी में हम देखेंगे कि यार जो सेल है ये किस तरह के हैं, ठीक है। तो हम जब इसकी बायोप्सी करवाएंगे, तो जब हमें लैब रिपोर्ट आएगी, तो वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे वो कहेंगे कि इसमें क्या है, पेरी वस्कुलर, क्या है आपका एक तरह से पेरी वस्कुलर सूडोरोजिट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो मैं आपका कह रहा हूँ ना कि यार मतलब इसमें हिस्टोलॉजिकली ये जो चीजें आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी आपको एक मतलब कि कुछ बातें भी बताऊंगा लास्ट पे, अगर मुझे याद रहा तो ये मतलब कि सारी फीचर जो होते हैं ये आपको मतलब कि जब आप रिपोर्टिंग पढ़ते हो ना, रिपोर्ट्स वगैरह, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं, आपकी रियलिटी में लिखी होती हैं। आप ये मत समझे कि ये लाइक ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये जब आपको रिपोर्ट आएगी तो आपको लग पता जाएगा कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि बायोप्सी लेंगे, वो आपके जब बायोप्सी सैंपल भेजोगे तो वो कहेंगे लैब वाले कि इसमें में पेरीवस्कुलर सूडोरोजिट मिला है। अब पेरीवस्कुलर सूडोरोजिट का क्या मतलब होता है, देखिए पेरी का क्या मतलब होता है, इर्द गिर्द, सराउंडिंग में, ठीक है। आपने कहना है कि सराउंडिंग यानी कि इर्द गिर्द होता है, पेरी का मतलब होता है क्या होता है, इर्द गिर्द, सराउंडिंग में। और वस्कुलर के क्या मतलब होता है, आपकी ब्लड वेसल्स, क्या होती है आपकी ब्लड वेसल। और सूडो रोजिट का क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपके लाइक मतलब कि रोजिट का क्या मतलब है, जिस तरह आपके रोज होते हैं जो फ्लावर होते हैं, ठीक है। और आपका सूडो का क्या मतलब होता है, इक्टोपिक, लाइक फॉल्स, झूठे। मतलब कि आप जब इसकी हिस्टोलॉजी देखोगे ना, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको जनाब वो एक तरह से फ्लावर टाइप जो है वो शेप मिलेगी। और उसके अंदर क्या होंगी, उसके अंदर क्या होंगी कि आपकी ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं जनाब इसकी एक तरह से हिस्टोलॉजी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हिस्टोलॉजी स्लाइड दिखाता हूँ, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको ये चीजें दिखाई, ठीक है, इसके ऊपर आपने गौर करना है कि इसमें सारी जो कंडीशन होती है ये क्या होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपका लाइक ये अंदर जो दिखा रहा है चीजें, ये छोटी छोटी लाइक ये आपकी एक तरह से क्या है, ये आपकी है, आपकी एक तरह से कैपिलरीज हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, क्या है, ये आपकी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अब वो जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स है ना, उनके सराउंडिंग में अगर आप देखो, तो मतलब कि आपका इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, क्या है आपका सर्कल है। और उसमें मजीद आप जब वो एक उसकी पेरीफ्री में जाओ, क्या है उसकी एक तरह से पेरीफ्री में जाओ, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये जो एक तरह से क्या मिल रहा है, आपको एक तरह से कुछ इस तरह के जो है वो शेप मिल रही है, ठीक है। इस तरह की आपको जो है वो शेप देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपके कहते हैं सूडो रोज, ठीक है। मतलब कि आपके मतलब कि प्रॉपर फ्लावर तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको जो है वो एक तरह से क्या मिल रहे हैं, इस तरह मिल रहे हैं जैसे वो फ्लावर होते हैं, सूडो रोजेट इनको कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो वो पेरी वस्कुलर, लाइक इनके अंदर जो वो ब्लड वेसल्स होंगी, और साइडों पे जनाब आपको ऐसे मिलेगा जैसे वो आपके फूल होते हैं, सूडो रोजेट होते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको कहेगा कि इसमें क्या है, आपका एक तरह से पेरी वस्कुलर सूडो रोजेट है, तो आपने किसके बारे में सोचना है, आपने जनाब अपनी जो लाइक एपिंडाइमोमा है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। ये था आपका एक तरह से एपिंडाइमोमा की, एपिंडाइमोमा में क्या होता है। और आई होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि एपिंडाइमोमा का क्या सीन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं लाइक, जल्दी से बता दें आपको समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे ना, समझ आ रही है ना आप सबको।
बस एक ही बच्चे को समझ आ रही है। जिसको नहीं समझ आ रही है, कोई बोर वगैरह हो रहा है, तो वो जल्दी से मुझे बता दे, मैं उसको दोबारा जो है वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से मुझे बता दे। क्लियर। थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो प्लीज यस। अच्छा, मतलब कि वो मैं आपको समझ सकता हूँ कि मुश्किल क्यों लग रहा है, ठीक है। आपने जब जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, ठीक है, तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है, कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही। मुश्किल है मानता हूँ, क्योंकि ये आपके क्या है, आपके ट्यूमर है, तो वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। और आपने ग्लाइल सेल्स पढ़े होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, उनकी। अच्छा, अब जो हम जिस ट्यूमर को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से मिनेंजियोमा। किस हम ट्यूमर को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से मिनेंजियोमा। हाँ, उसमें मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, लेकिन आपने इसमें याद रखना है वो आपका पेरी बस को सूडोरोसिटी होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक ये भी आपकी फाइंडिंग होती है उसके ऊपर, लेकिन ये बहुत रेयर होती है, ये इतनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो मेन फीचर होता है वो आपका पेरी बस्कुलर सूडोरोसिटी का ही आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने जो है वो फोकस करना है। अब हम आते हैं जिस ट्यूमर को हम डिस्कस करेंगे, वो आपका एक तरह से मिनेंजियोमा होगा। कौन सा? आपका एक तरह से मिनेंजियोमा, ठीक है। क्या होगा? आपका एक तरह से मिनेंजियोमा। यानी कि मिनेंजियोमा क्या है? मिनेंजियोमा से पता लग रहा है आपको कि आपको जो मिनिंजीज होंगी क्या होंगी, जो आपकी मिनिंजीज होंगी, ये मिनिंजीज क्या होती हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। लाइक इसका आगे पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, आपकी मिनिंजीज क्या होता है, मिनिंजाइटिस क्या होता है, उसमें जनाब पेशेंट की क्या क्या फीचर्स होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी मिनिंजीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी 3 लेयर होती है, जिसको आपने याद करना होता है पैड से। क्या? किससे? आपकी पैड के नाम से जो है वो निमोनिक्स ने आपने याद करना होता है। अब ये जो आपकी मेनिंजीज होती है ना, ये आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो होती हैं वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। क्या होती हैं? आपकी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं उनको। मतलब कि उनको जो है वो एक तरह से जो है वो जो आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। जो पहली लेयर होती है, जो पहली मेनिंजियल लेयर होती है, उसको हम कहते हैं आपका पाया मैटर। क्या कहेंगे? आप एक तरह से पाया मैटर कहते हैं। दूसरे को हम अरेकनॉइड मैटर कहते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं? आप कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये आपने समझना है, सिर्फ आपने यहाँ पे जो है वो गौर करना है कि 3 लेयर्स होती हैं, 3 जनाब आपकी कवरिंग होती है। एक को हम कहते हैं पाया मैटर, एक को हम कहते हैं आपका अरेकनॉइड मैटर, ये आपको कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। ये इनकी चीजें मतलब कि 3 जो है वो लेयर्स होती हैं। अगर इन तीनों लेयर्स का, बात पे आपने गौर करना है, अगर इन तीनों लेयर्स का किसी भी वजह से क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, अगर इन तीनों लेयर्स में, इन तीनों लेयर का या इन तीनों लेयर में किसी एक का भी क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, लाइक इन जो सेल्स हैं इनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए, इन लेयर्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए, मतलब कि किसी भी वजह से, कौन सी वजह है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आपने समझना है इन तीनों लेयर में, या इन पूरी तीनों लेयर की, या इन तीनों लेयर में से किसी एक की भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, जब एबनॉर्मल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेंगी, वो जाना अपना क्या बना, एक मैस बना देंगी। लाइक मिनेंजियल सेल्स का क्या बना देंगे, एक मैस बना देंगे। तो उसको हम कहते हैं आपका मिनेंजियोमा। क्या कहेंगे? आपके से मिनेंजियोमा, ठीक है। तो आपने कहना कि पहले तो आपने कहना कि आपका क्या होता है, आपका बिनाइन ट्यूमर होता है। क्या होता है? आपका एक तरह से बिनाइन ट्यूमर होता है। कौन किस चीज का? आपका मिनिंजीज का, ठीक है। जो आपका मिनिंजीज होती है या मिनिंजियल लेयर होती है, उनका क्या होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है। और मेनली ये जो आपका होता है ना, ये आपका अरेक्नोइड मैटर को होता है। ये जो अरेक्नोइड सेल्स होते हैं उनका होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका अरेक्नोइड होती है ना, लाइक आपकी लेयर होती है, ये बहुत फ्राजाइल होती है, ठीक है। और इसके अंदर जनाब इसके सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, उसमें सीएसएफ होता है। ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम जब वो सीएसएफ और आपकी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कहना कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट लेयर होती है कि जिसके अंदर जनाब कैंसर हो जाए, वो आपकी दरमियान वाली जो मिड वाली लेयर है ना, इसके अंदर होता है। तो आपने कहना है कि बिनाइन ट्यूमर मिनिंजियल, आपकी मिनिंजीज का अगर हम मजीद थोड़ा स्पेसिफाई करें, तो आपने कहना है जो आपके अरेक्नोइड सेल्स होते हैं, कौन से जो आपके अरेक्नोइड सेल्स होते हैं उनका अगर कैंसर हो जाए, तो वो बिनाइन होता है, और उसको हम कहते हैं मिनेंजियोमा कहते हैं, ठीक है। ये आपने इसके अंदर मतलब कि याद रखना है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपका ट्यूमर होता है, ये मतलब आपके किस में होता है, ये आपका एक तरह सीएनएस का ट्यूमर है। किसका? आपका सीएनएस, क्योंकि आपकी जो मेनिंजीज है ये आपके सीएनएस में होती हैं, आपके आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। तो ये आपका सीएनएस का ट्यूमर है, और किस में होता है, मेनली आपके अडल्ट में होता है, ठीक है। और एपिंडाइमोमा किस में था? वो आपके चिल्ड्रन में था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप जब मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना, तो आप जो वो पेशेंट की एज को देख के भी डायग्नोज बना सकते हो। जब आपको चीजें पता होगी, यार ये जो ट्यूमर है ये चिल्ड्रन में होता है, ये अडल्ट में होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपने कहना है कि ये आपका किस में होता है, ये आपका अडल्ट में होता है। और अडल्ट में कौन सी आपकी मेल भी आती हैं तो फीमेल भी आती हैं। तो आपने कहना है जो आपकी वुमेन होती है, ठीक है, जो आपकी फीमेल होती है उसमें ये ज्यादा होता है, ठीक है।
और चिल्ड्रन में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है जी, आपने कहना है कि बिनाइन ट्यूमर होता है मेनिंजेस का, आपके अरेक्नोइड सेल्स का, मजीद स्पेसिफाई करें तो आपने कहना है ये आपका मतलब कि आपका सीएनएस का ट्यूमर होता है, जो अडल्ट में होता है, और मतलब कि जो वुमेन होती हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और चिल्ड्रन में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब इस जो लाइक इसने जो ना सारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है मेनिंजियोमा का, ये सब चीजें आपने नहीं करनी। इसके ऊपर जो मेनली आपने पॉइंट्स याद करने हैं ना, कि एक तो मतलब कि ये किस में होता है, पहले सिर्फ आपने जो चीजें याद करनी है ना, कि मेनिंजियोमा एक बिनाइन ट्यूमर है, और ये मेनिंजिस का है, और मेनिंजिस को मजीद स्पेसिफाई करे जो आपके अरेक्नोइड सेल का है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने कहना ये अडल्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है, अडल्ट में होता है, और वुमेन में ज्यादा होता है। सिर्फ आपने ये याद करना है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, इसमें जनाब आपकी समोमा बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने सिर्फ याद करना है कि इसमें क्या होता है, आपकी जो समोमा बॉडी होती है ना, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब समोमा बॉडीज क्या है, ये आपकी जनरल पैथो में जो है, जनरल पैथोलॉजी में दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा। लाइक जब भी आपके सेल के अंदर एबनॉर्मली कैल्सिफिकेशन हो जाए ना, उस सेल के अंदर मतलब कि जो कैल्शियम की डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आपका समोमा बॉडीज। क्या, जब आपके सेल के अंदर एबनॉर्मली जो कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाए, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाए, वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आपका समोमा बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी ब्रेन के ट्यूमर हैं, ऐसा कौन सा ब्रेन ट्यूमर है जिसमें आपको समोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं, तो आपने कहना मेनिंजियोमा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसा कौन सा ब्रेन ट्यूमर है जिसमें आपको स्मोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं, तो आपने कहना है वो होता है मेनिंजियोमा। ठीक है, अब ये जो आपका स्मोमा बॉडीज होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा जो डिजीजेस आएंगी ना, आपके सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा स्मोमा बॉडीज, स्मोमा बॉडीज आर प्रेजेंट, स्मोमा बॉडीज आर प्रेजेंट। तो हम देख लेते हैं यार, मतलब कि जो आपकी मेन डिजीज हैं जिनके अंदर लाइक आपके स्मोमा बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं, तो आप जब एक ही जगह के ऊपर लिख लोगे ना, तो आपको बार बार याद करने में मतलब कि आसान होगा। तो आपने कहना जो स्मोमा बॉडीज होंगी ना, एक तो हम मिनेंजियोमा में देखते हैं। ठीक है, किसमें हम देखते हैं, मिनेंजियोमा में देखते हैं। ठीक है जी, आपने कहना है। दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वहां पे आपका लाइक जो मीजोथीलियल सेल्स होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर होते हैं, उनका मतलब कि कैंसर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मीजोथीलियोमा। क्या कहते हैं, जो आपका मीजोथीलियोमा होता है ना, इनमें भी हम स्मोमा बॉडीज देखते हैं। ठीक है, इनमें आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनेंजियोमा में भी आपको स्मोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं, मीजोथीलियोमा में भी आपको एक स्मोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं, और जो आपका रीनल सेल कार्सिनोमा है, कौन सा, जो रीनल सेल कार्सिनोमा है, उसके अंदर में भी आपको स्मोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर आपने पढ़ा हो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आता है आपका एक तरह से लाइक आपके पेपलरी कार्सिनोमा, जो आपके थायराइड ग्लैंड का पेपलरी कार्सिनोमा होता है ना, ठीक है, पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो आपके थायराइड ग्लैंड के जो पेपलरी कार्सिनोमा, उसमें भी हम समोमा बॉडीज देखते हैं। उसके अलावा जो आपके ओवेरियन ट्यूमर होते हैं उनमें भी हम देखते हैं, लेकिन आपने मेन जो चारों जो है वो लाजमी और लाजमी याद करने हैं, कि मेनिंजियोमा में आप समोमा बॉडीज देखते हो, मेसोथीलियोमा में भी देखते हो, रीनल सेल कार्सिनोमा में भी देखते हो, और आपकी जो थायराइड ग्लैंड के लाइक आपके पेपलरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है, तो उनमें भी आप एक तरह से ये चीजें देखते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने याद रखना है। बाकी ये मतलब कि आपका लाइक ब्रेन का ट्यूमर है, जिसमें जो सीजर है, हाइड्रोसेफलस, ये सारी चीजें कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये तो कॉमन चीज है। ठीक है, तो ये मिनेंजियोमा के बारे में यही आपको मेन चीजें जो है वो तीन चार पता होनी चाहिए कि इसमें सारा क्या सीन होता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये जो मिनेंजियोमा है, ये आपका एक तरह से बिनाइन ट्यूमर है आपका मेनिंजेस का, मेनली अरेक्नोइड सेल्स का। ठीक है, अडल्ट में होता है, आपका वुमेन में ज्यादा होता है, चिल्ड्रन में रेयर होता है, और इसमें जनाब हम सुमोमा बॉडीज देखते हैं। ठीक है, तो आपने कहना इसकी भी एसोसिएशन किसके साथ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी भी एसोसिएशन किसके साथ होती है, तो आपने कहना है कि इसकी भी एसोसिएशन किसके साथ है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ होती है। एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। तो इसकी जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है ना, इसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी और लाजमी याद करना है। ठीक है, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस आपको पता चल गया, और आपके एक तरह से मेनिंजियोमा भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपके एक तरह से ट्यूमर होगा, वो होगा आपके एक तरह से क्रेनियोफ्रेंजियोमा। कौन सा, ये मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले हम एक और जो है आपका एक तरह से ट्यूमर कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने मतलब को रिलेट कर लेते हैं ट्यूमर से, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। देखिए, हमने पढ़ा था कि लाइक हम यहाँ पे इसके एसोसिएशन बना लेते हैं। ठीक है, लाइक आपको जो है वो याद करना आसान होगा। कैसे याद करना आसान होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ।
एनएफ कहाँ है, अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं है। अच्छा, ये ट्यूमर आप आज खत्म करने हैं, तो आपने कहना है कि अगर अगर आपके एक तरह से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 हो जाए, ठीक है, अगर आपके एनएफ2 जीन की म्यूटेशन हो जाए क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ब्रेन रिलेटेड ट्यूमर हो जाए, तो उसको हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। अगर अगर आपको याद हो ना याद हो, हमने पढ़ा था आपकी उसमें जेनेटिक्स में, हमने कहा था कि आपका एक तरह से, मैंने आपको एक पूरा जो है वो चार्ट था, एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीजें आपने याद करनी है कि कौन सा क्रोमोसोम होता है और कौन सी उसके रिलेटेड डिजीज हैं जिसमें आपका ये सारी म्यूटेशन होती है, ठीक है। आपने कि आपको मैं क्यों कह रहा था, ये आपको जो है वो सारी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि वो सिस्टम में रिपीट हो रही थी, और मैं आपको इसी वजह से कह रहा था कि आपने ये सारी चीजें उधर ही याद करनी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, और आपका स्पोरेडिक क्या होता है, कॉन्जेनिटल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट बताई थी, ठीक है, ताकि आपको सिस्टम जब मैं आपको करवाऊं तो आपको मैं बार बार जो वो रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको ये वो सारी चीजें आती हैं, तो इस वजह से मैं आपको वो कि कंप्लीट नहीं बता रहा, ठीक है। क्या हुआ इसको? अच्छा, तो आपने कहना है कि ये लास्ट कर लेते हैं, आखिरी ट्यूमर आप करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, ठीक है, कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 3 है, अगर क्रोमोसोम नंबर 3 है उसके ऊपर एक जीन होता है, अगर आपको याद हो, जो क्रोमोसोम नंबर 3 उसके ऊपर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं आपका वोन हिप्पल लिंडू जीन। कौन सा? वोन हिप्पल लिंडू जीन, ठीक है। जो वोन हिप्पल लिंडू जीन है ये भी आपका एक तरह से ट्यूमर सप्रेसर जीन था। क्या था आपके? ट्यूमर सप्रेसर जीन था, यही था ना जो आपका वोन हिप्पल लिंडू जीन था। जो आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है, ये क्या है? ये आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, जो आपके ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, ट्यूमर नहीं होने देते। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर वोन हिप्पल लिंडू जीन की म्यूटेशन हो जाए और आपकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन, मैंने आपको बताई थी, नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाए, जब इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो आपके सिस्टेमिक ट्यूमर होंगे, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ट्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था आपको फ्यू क्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपके एक तरह से? फ्यू क्रोमोसाइटोमा में भी मैंने आपको बताया था ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको रीनल सेल कार्सिनोमा भी मैंने आपको बताया था, जिसमें भी हम क्या देखते हैं, जिसमें हम समोमा बॉडीज देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक और चीज जो मैंने आपको वहां पे बताई थी, इसमें हिमेंजियोमा हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम? हिमेंजियोब्लास्टोमा। ये आपके फर्स्ट एड के ऊपर जो है वो ट्यूमर दिया हुआ है, इसके ऊपर नहीं दिया हुआ आपकी पैथोमा के ऊपर, ठीक है, तो आपने वहां से करना है। तो इसको हम कहते हैं आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा। क्या होता है आपका? एक तरह से हिमेंजियोब्लास्टोमा, ठीक है, हिमेंजियोब्लास्टोमा इसको कहते हैं, ठीक है। जब आपकी क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर वोन हिप्पल लिंडू जीन की म्यूटेशन हो जाए और उसकी वजह से आपकी ट्यूमर प्रेपर सप्रेस ना हो सके, तो आपकी सिस्टेमिक ट्यूमर हो जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्यूमर हो जाएंगे। उसमें मेनली आपके फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, और एक होता है आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा। अब हिमेंजियोब्लास्टोमा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा जो आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा है ना, हिमेंजियोब्लास्टोमा, ये क्या है? ये आपकी ब्रेन के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स का क्या है? ट्यूमर है। क्या है? ये आपकी ब्रेन में, ठीक है, जो आपकी ब्रेन होती है उनमें आपके कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी एक तरह से इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल होती हैं। उन ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है? आपका ट्यूमर हो जाता है। ये मैं कहता हूँ कि ये आपकी एक तरह से ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या ब्लड वेसल है, और ये आपकी ब्रेन के अंदर है, ठीक है। तो अगर इस ब्रेन के अंदर जो आपके सेल्स हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दें, तो इसको हम कहते हैं आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा। तो आपने क्या? हिमेंजियोब्लास्टोमा इज ए ब्लड वेसल्स ट्यूमर इन योर ब्रेन, ठीक है, तो ये आपने कहना है। अब ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली आपके कि आपकी कोई भी आपकी जो वेसल्स होती है वो इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेन के ट्यूमर पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी मेंजियोब्लास्टोमा हो जाए और उसकी वजह से आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूमर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हिमेंजियोब्लास्टोमा। अगर यही आपको हो सकता है कि ये जो आपकी आई है, ठीक है, जो आपकी आंख है, उसमें जो ब्लड वेसल है उनके अंदर भी कैंसर हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं आपका रेटिनल एंजियोमा। क्या कहेंगे? आपके रेटिनल, आपकी जो रेटिनल एंजियोमा कहेंगे, ठीक है। आपकी जो आई है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी में प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसमें भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें कैंसर हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रेटिनल एंजियोमा कहेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा में ही आता है। हिमेंजियोब्लास्टोमा आपकी ब्लड वेसल्स का कैंसर है, चाहे वो आपकी एक तरह से आपकी ब्रेन के अंदर है, चाहे वो आपकी आई के अंदर है, किसी भी जगह के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपने कहना है।
अब ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ट्यूमर बना है, अब ये जो ट्यूमर होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर बने बने हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एबनॉर्मली एक प्रोटीन, एक हार्मोन सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोटीन या एक हार्मोन सक्रीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका ईपीओ। क्या कहते हैं, एक ईपीओ जीन होता है, ईपीओ प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सक्रिएट करते हैं। अब ये जो आपका ईपीओ जीन है, ठीक है, जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपकी बोन मैरो के पास जाता है। क्या करता है, आपका बोन मैरो के पास जाता है, और बोन मैरो को क्या करता है, मैसेज देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको हिमेटोपोइसिस करवाए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन करवाए। क्या करवाए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन करवाए। और जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से पोलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या होगा कि ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, इनके अंदर जो कैंसर बना है, वो क्या करेंगी, वो आपके एक ईपीओ जीन रिलीज करेंगे। ईपीओ जीन आपकी बोन मैरो के पास जाएगा, उन बोन मैरो को क्या करेगा, वहां से उनको स्टिमुलेट करेगा, आपकी हिमेटोपोइटिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, हिमेटोपोइसिस स्टार्ट करवाएगा, ब्लड की ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन करवाएगा, जिसको हम पोलीसाइथीमिया कहेंगे। अब मेनली जो आपका ईपीओ होता है ना, ये ईपीओ आपका किडनी, जो आपकी किडनी होता है ना, जिसको हम पेरी, मतलब कि पेरी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, वहां से रिलीज होता है। लाइक मतलब सिंपल समझ लो कि जो नॉर्मली आपका ईपीओ होता है, ये आपकी किडनी से रिलीज होता है, और फिर आपकी बोन मैरो के पास जाता है, ताकि वो आपकी एक हिमेटोपोइसिस करें, ठीक है। इसको हम कहते हैं, अगर आपका ईपीओ जीन किडनी से प्रोड्यूस हो, और वो आपकी बोन मैरो को मैसेज दे, और वो ज्यादा से ज्यादा हिमेटोपोइसिस करवाएं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी आपका पोलीसाइथीमिया। किसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पोलीसाइथीमिया। अगर आपकी किसी और जगह से ईपीयू की प्रोडक्शन हो, ठीक है, ईपीयू की प्रोडक्शन हो, और वो आपकी बोन मैरो के पास जाए, तो उसको हम कहते हैं आपका सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम जनाब आपका एक तरह से सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा। अब आपने इसमें देख लेना कि हिमेंजियोब्लास्टोमा क्या होता है, ठीक है। मैं अब आपको बुक से दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है आपका एक तरह से मेनिंजियोमा हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने शवानोमा पढ़ा है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमने एपिंडाइमोमा पढ़ा है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, आपकी फर्स्ट एड से, वहां से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ से पढ़ा है आपका एक तरह से कौन सा ट्यूमर, एपिंडाइमोमा भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो ट्यूमर आपका पढ़ा है हिमेंजियोब्लास्टोमा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इसको भी आपने देख लेना है, कौन सा आपका हिमेंजियोब्लास्टोमा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ब्लड वेसल की ओरिजिन होती है, ठीक है, इसको भी आपने एक तरह से देख लेना है, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक तरह से यहाँ पे मैंने आपको जो चीज मतलब कि एक्सप्लेन की, ये वाला, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको भी आपने देख लेना, बाकी को हम बाद में देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आपने देख लेना, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, म्यूटेशन होती है एनएफ2 जीन में, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, क्रोमोसोम इसमें आपकी मेरलिन जीन होता है, इसको मेरलिन कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर होता है, इसमें बायलेटरल वेस्टिबुलर शवानोमा होता है। आपको मैं बता चुका हूँ वेस्टिबुलर क्या होता है, शवानोमा। जुवेनाइल कैटरेक्ट मैं अभी बताता हूँ, जुवेनाइल कैटरेक्ट क्या होता है, मेनिंजियोमा और एपिडाइमोमा होता है, ठीक है। अगर आपकी लाइक मतलब कि जुवेनाइल का क्या मतलब, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, जुवेनाइल का क्या मतलब है, चिल्ड्रन होते हैं, और उनके अंदर लाइक आंखों के अंदर क्या हो जाए, मोतिया बन जाए। मैंने आपको बता चुका हूँ कैटरेक्ट किसे कहते हैं, मोतिया को, लाइक क्लाउडी आई, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपके से क्लाउडी आई कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बच्चों में आपकी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की वजह से क्या हो, उसमें क्लाउडी आई हो, लाइक उनकी आंखों में अगर जना मोतिया हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है। तो आपने इस चीजों को भी देख लेना है, ठीक है। तो ये था आज आपका टॉपिक।